हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं अनुराधा मित्तल। पता है आपको, हम लेके आए हुए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की सीरीज फॉर योर एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड और हमारा अल्टीमेट एम टू क्रैक सीयूटी 2024 विथ गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको टाइम टू टाइम पे बताया हुआ है कि आपको 12th बोर्ड के साथ अपने आने वाले कैरियर, अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी अगर हम करते जाएंगे तो एट द लास्ट हम पे प्रेशर नहीं होगा कि हम किस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दें, कैसे प्रिपरेशन है, कैसे मैनेज करें। क्योंकि हमने आपको डेट्स के लिए भी वार्न किया है कि आपकी जो सीयूटी 2024 के एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो है 15 मई 2024 टू 30 मई 2024, यानी 15 मई से 30 मई के बीच में सीयूटी का एग्जाम्स आपका कंडक्ट हो जाएगा। थोड़ा ही टाइम मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम्स के बाद अपने सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये संभव नहीं है कि हम एक साल का ड्रॉप करके सीयूटी की तैयारी करें, है ना। फिर आप देखिए, अगर आपका सीयूटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो फिर हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और जैसे जो एडमिशन मिल रहा है, जिस कोर्स के साथ हमें एडमिशन मिल रहा है, हम वही लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप सीयूटी क्रैक कर लेते हैं तो जैसे हमेशा की हमारी टैगलाइन, तो आपको मिलता है आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन विथ योर फेवरेट कोर्स। तो इसीलिए हमारे एलिगेंट क्लासेस की कोशिश है कि हम हमारे प्यारे 12th के बच्चों को इस चीज के लिए साथ के साथ हम प्रिपेयर कर पाए। मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जा रहा है वो है पॉलिटिकल साइंस। पहले भी हमने बताया आपको, फिर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको पता भी है, आप 12th के स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं रेगुलर, कि आपकी दो बुक्स हैं। एक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफरेंट इश्यूज इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस को चेक करिए। हम पर्टिकुलर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक आपका सिलेबस प्रिपेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब तक हम बात करें तो हमारी एक यूनिट जो रिलेटेड थी आपकी कोल्ड वॉर से रिलेटेड थी, एरेना ऑफ कोल्ड वॉर था, उसमें नॉन अलाइन मूवमेंट था और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। ये एक यूनिट हमारी कंप्लीट हुई थी। दूसरे यूनिट की यदि हम बात करें तो दूसरे यूनिट में हमने जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड था, दैट इज यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था कि कैसे कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या इंसिडेंट थे और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इट मींस आफ्टर द 1991। थर्ड यूनिट हमारी रनिंग यूनिट है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट जो रिलेट करती है आपकी यूएसए हेजेमनी के साथ। इट मींस यूएसए डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अमेरिका को चैलेंज करने वाली एक आइडियोलॉजी, दैट इज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती गई। 1989 से ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे थे कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, यूएसएसआर रिप्लेस कर दिया जाएगा रशिया के द्वारा, लेकिन एट लास्ट होता कब है? दिसंबर 1991 में। और आप याद भी करिए, आपने लीडर का नाम भी पढ़ा था, दैट वाज मिखाइल गॉर्बाचोव। मिखाइल गॉर्बाचोव दो रिफॉर्म्स लेके आते हैं यूएसएसआर में, एक पेरोस्ट्राइका दैट इंडिकेट्स द रिकंस्ट्रक्टिंग और रीस्ट्रक्चरिंग द यूएसएसआर एंड अदर वन इज ग्लासनोस्ट, मींस ओपननेस इन द पॉलिसीज। ये दो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और जो यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी उनमें खुद में एक डेमोक्रेसी के लिए आप कह सकते हैं मूवमेंट शुरू हो जाता है कि हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें स्टेट का कंट्रोल कम चाहिए। और इन सब के कारण सिचुएशन ऐसी बनती है कि मिखाइल गॉर्बाचोव डिक्लेयर करते हैं दिसंबर 1991 में कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट अमंग द 15 इंडिपेंडेंट नेशन। और याद है आपको, यूएसएसआर को रिप्लेस कौन कर लेता है? रशिया रिप्लेस कर लेता है, जो उसका उस वक्त इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट नेशन निकल कर आया था। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो गया तब क्या हुआ? अमेरिका एक सुपर पावर बनकर आया और हम वही पढ़ रहे हैं, अमेरिका की हेजेमनी। पिछली क्लास में हमने यूएसए हेजेमनी का पार्ट 1 पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे यूएसए हेजेमनी का पार्ट 2। देखिए, हमने पिछली यूनिट में क्या पढ़ा, पिछले जो हमारा जो लेक्चर था, जो यूएसए हेजेमनी का पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ यूएसए हेजेमनी, मतलब कि यूएसए हेजेमनी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजेमनी ऑफ यूएसए। शायद आपको याद होगा
when after the disintegration of USSR, USA tried to establish its dominance all over the world on different spheres like economic, technology, military, cultural. It is indicated as the USA hegemony. उसके बाद हमने कुछ इंसिडेंट देखे थे जो यूएसए हेजेमनी को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी उन इंसिडेंट्स को देखने से ऐसा लगता है कि यस यूएसए इज ए अंकल सैम, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएसए को अंकल सैम के नाम से भी जाना जाता है कि अंकल सैम जो भी करेंगे, जिस भी इंसिडेंट में जब तक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तब तक वो समस्या सुलझने वाली ही नहीं है ना। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अमेरिका का कोई राइवल ही नहीं था उसको चैलेंज करने के लिए, तो ऑब्वियसली अमेरिका की पावर तो एनलार्ज होगी ही होगी। तो देखिए पिछली क्लास में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, दैट इज गल्फ वॉर, है ना, प्रथम खाड़ी युद्ध। पीरियड था इसका 1990 टू 1991 और जो कंट्रीज में इंक्लूड थी दैट इज इराक एंड कुवैत। उस वक्त इराक के लीडर थे सद्दाम हुसैन, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैंने बताया भी था आपको, जैसे इस तरह अगर हम बनाएं तो इधर इराक है तो इधर आपने देखा था छोटा सा कुवैत है, ठीक है। तो इराक में जो लीडर थे वो कौन थे, सद्दाम हुसैन लीडर थे। तो वो क्या करते हैं कुवैत पर इन्वेंट के लिए क्या करते हैं, 2 अगस्त 1990 को इस पर अटैक करते हैं और कुछ रिलेवेंट रीजंस देते हैं कि जैसे कुवैत ओपेक कंट्रीज को डिसओबे करके एक्सेसिव मात्रा में जो है ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है जिससे ऑयल की प्राइसेस गिर रही हैं, इन सब के रीजन पे वो करते हैं। और फिर आपको याद हो मात्र 2 दिन के अंदर अंदर सद्दाम हुसैन कैप्चर्स दी कुवैत। जब सद्दाम हुसैन इस तरह का एक्शन करते हैं तो अमेरिका यूएनओ के पास इस मैटर को लेके जाता है, यूएनओ एक रेजोल्यूशन पास करता है और उस रेजोल्यूशन के द्वारा 2 ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट शील्ड याद करिए, मैंने आपको बताया था जो बाउंड्रीज थी उनको कवर करने के लिए, शील्ड करने के लिए पहले ऑपरेशन चलाया गया और फिर जब अटैक किया गया उस ऑपरेशन में तो उसे क्या कहा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये दोनों कोएलेट ऑपरेशन थे, एक गठबंधन के द्वारा किए गए ऑपरेशन थे। उसके बाद फिर आप याद करिए कि ये जो फर्स्ट गल्फ खाड़ी वॉर था इसको हम वीडियो गेम वॉर और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी वॉर कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि ये ऐसा युद्ध जिसका टीवी पर लाइव कास्ट हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था आप बैठे बैठे कोई हाई क्वालिटी का वीडियो गेम खेल रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट वॉर का, और इसीलिए इस वॉर को क्या कहा गया था, वीडियो गेम वॉर और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी वॉर। उसके बाद अमेरिका एक और ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन फ्रीडम, जिसको याद हो आपको कि इस ऑपरेशन फ्रीडम को चलाते हुए इतिहास में अब तक अमेरिका द्वारा बोला गया शायद सबसे बड़ा झूठ कहा जाता है जी, जो इराक में सद्दाम हुसैन है वो मास लेवल पर वेपन्स को कंफर्म कर रहे हैं, वेपन्स की क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, WMD मास वेपन्स डिस्ट्रॉय। तो उसके बाद इराकी फ्रीडम चलाया जाता है जिससे सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाता है, फांसी की सजा दी जाती है और इराक में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया जाता है। इस वक्त यदि आपको याद हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, सीनियर जॉर्ज बुश। वो एक कहते हैं कि हमने इस फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद विश्व में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया है ना। तो ये हमारा पिछली क्लास का मैटर कि पिछले में हमने एक इंसिडेंट देखा कि किस तरह अमेरिका फर्स्ट गल्फ वॉर में अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करता है, इराक के अगेंस्ट जाता है, कुवैत को सिक्योर करता है और सद्दाम हुसैन को अल्टीमेटली ये कह सकते हैं उसकी करेक्ट की है कि उन्होंने सजा दिलवाई, हैंग करवाया। ये हमारा फर्स्ट था। इसके बाद देखिए हमने जहां क्लास छोड़ी थी दैट इज दीज 2 पिक्चर्स। शायद आपको ये पिक्चर देख के याद आ भी गया होगा कि ये किस इंसिडेंट को इंडिकेट करते हैं। बेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए 9/11। 11 सितंबर को ये अटैक हुआ था इन ईयर ऑफ 2001, है ना, इसलिए इसको 9/11 से भी इंडिकेट किया जाता है। ये फर्स्ट टेररिस्ट अटैक ऑन दी यूएसए यानी अमेरिका पर होने वाला पहला आतंकवादी हमला 9 सितंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जिस अंकल सैम की हम बात कर रहे हैं कि वो तो वर्ल्ड की हेजेमनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उनपे ही टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उनकी हेजेमनी का क्या हुआ, इट मींस अ क्वेश्चन मार्क ऑन द यूएसए हेजेमनी। तो वही इंसिडेंट हमें पढ़ना है, 9/11 अटैक सितंबर 11, 2001। देखिए क्या था इसमें, 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 टेररिस्ट क्या करते हैं, अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक करते हैं और वो क्या करते हैं, 4 कमर्शियल जो प्लेन्स हैं उनको हाईजैक करते हैं। 4 में से 2 को तो वो वर्ल्ड ट्रेड जो अमेरिका का मार्केट है उसके नॉर्थ और साउथ सेंटर पर
ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्रैश टू ऑफ देम इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द न्यूयॉर्क सिटी। टोटल 4 प्लेन हाईजैक किए, जिनमें से 2 को तो क्या किया गया, एट सेम टाइम क्या करा, नॉर्थ और साउथ में जो वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स है वहां पर जहां ट्रेड होता है वहां न्यूयॉर्क सिटी में उनको क्रैश किया गया, जिसे मैंने अभी आपको पहले पिक्चर दिखाई थी। थर्ड प्लेन क्रैशेस इनटू द पेंटागन, है ना, तीसरा जो प्लेन क्रैश हुआ वो पेंटागन में हुआ। और जो चौथा प्लेन उन्होंने हाईजैक किया था वो क्या हुआ, फ्लाइट 93 उसका नाम था, वो जब कर रहा था तो कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई और एम्प्टी फील्ड पर जाकर वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, जो कि वेस्टर्न पेनिसुलिया से करीब 20 मिनट की दूरी पर था, है ना। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया 9/11 अटैक का कि कैसे कैसे अटैक हुआ था। कब हुआ, सितंबर 9, 2001 में हुआ, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, अटैक ऑफ 9/11। दिस अटैक चैलेंज दी हेजेमनी ऑफ द यूएसए। इस अटैक से क्या हुआ, अमेरिका की जो हेजेमनी स्टैब्लिश हो रही थी उसको वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज आया, क्या ऐसा कैसे हो गया, है ना। 4 जो प्लेन थे उनको हाईजैक किया गया, एक नॉर्थ जो एरिया था वर्ल्ड ट्रेड टावर का उस पर क्रैश हुआ, दूसरा साउथ में हुआ, तीसरा आप देखिए पेंटागन पे क्रैश हुआ, और फोर्थ जो प्लेन हाईजैक था उनका प्लान कुछ और था लेकिन एम्प्टी फील्ड पर उन्हें क्रैश करना पड़ा, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। अब क्या हुआ, लगभग ये माना जाता है बच्चों, जो डेटा निकल कर आए, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन जो कहा जाता है कि इस अटैक में लगभग 3000 पीपल्स किल्ड हुए थे फ्रॉम दी डिफरेंट 19 कंट्रीज। यानी वर्ल्ड ट्रेड टावर एक ऑफिस की तरह वहां पर बने हुए हैं, नंबर ऑफ ऑफिसेज है, वहां अलग अलग कंट्री के लोग वर्क कर रहे हैं और 3000 पीपल्स किल्ड हुए, जो कि लगभग वर्ल्ड की 93 कंट्रीज, अलग अलग 93 कंट्रीज से बिलोंग करते थे। और ये भी माना गया कि ये जो अटैक था वो 1941 के बाद होने वाला पहला अटैक था। 1941 याद है आपको, मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में जापान अमेरिका की पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और अमेरिका फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करते ही उसका नक्शा ही पलट देता है, बदल देता है नक्शा ही, कि कहां ऐसा लग रहा था कि एक्सेस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाली है, लेकिन अमेरिका के इंक्लूड होते ही पावर बूम हुई, पावर ग्रो हुई, एनलार्ज हुई पावर, और एट लास्ट, और आपको पता भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड भी कौन करता है, ऑब्वियसली अमेरिका। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, लिटिल बॉय पेटमैन, हिरोशिमा नागासाकी, जापान, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इट वॉज द रोस्ट अटैक ऑन अमेरिकन सॉइल सीन्स आफ्टर द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर बाय जापान इन 1941। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, जी, जो अटैक हुआ आपका कब, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक। इसके बाद की हम कहानी सुने, ये देखिए, एक आपने देखे थे सद्दाम हुसैन, और दूसरी देखिए, शायद पिक्चर देखते या पहचान गए हो, ये है ओसामा बिन लादेन, लीडर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा। जैसे ही अटैक हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही अल-कायदा जो ग्रुप था उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यस, इट इज डन बाय मी, ठीक है। ओसामा बिन लादेन, द हेड ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप दैट इज अल-कायदा, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक। यानी मतलब अमेरिका ने उसको मतलब क्विकली आइडेंटिफाई किया कि अटैक किसने कराया है, इसी अल-कायदा ग्रुप ने करवाया है। देखिए ध्यान क्या क्या रखना है आपको, ग्रुप कौन सा था जिसने अटैक करवाया, उसका नाम था अल-कायदा, ठीक है। दूसरी बात, इसके लीडर कौन थे, ओसामा बिन लादेन। और बहुत ज्यादा देर नहीं लगी टेररिस्ट अटैक के, थोड़ी ही देर बाद क्या किया गया, क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया गया, दिस मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द 9/11 अटैक ऑन अमेरिका, है ना। तो ये कौन है, ओसामा बिन लादेन। अब आगे की कहानी सुनिए, अटैक तो हो गया, है ना, लेकिन अमेरिका ने क्या एक्शन का रिएक्शन किया। बहुत बड़ी बात थी अमेरिका की जमी पे इस तरह का टेररिस्ट अटैक होना 2001 में, ठीक है। सारे पीपल्स, न्यूज आ रही है सुबह सुबह, सब अपने टीवी के सामने बैठे और ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे, है ना। वैसे तो कहीं भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो दुख होता है, मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए अमेरिका क्या एक्शन लेता है। उसके बाद जब ये टेररिस्ट अटैक होता है तो देखिए मैं बता चुकी हूं आपको, ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये टेररिस्ट अटैक किसने किया था। एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल-कायदा, और उसके लीडर कौन थे, ओसामा बिन लादेन। उस वक्त देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सीनियर बुश थे, ठीक है, गल्फ वॉर के टाइम के थे, ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जॉर्ज बुश उसमें थे सीनियर गल्फ वॉर में, और ये कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इन्होंने क्या करा, एक और स्लोगन निकल कर आता है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था तो क्या निकल कर आया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर,
यानी हमने इस गल्फ वॉर के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की है, ठीक है। लेकिन जब ये अटैक हुआ, अटैक के टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो एक और स्लोगन निकालते हैं, मतलब एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट दी टेररिज्म। अभी इसी क्लास में हम इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पढ़ेंगे बेटा। तो जब हम इंडिया और यूएसए के रिलेशन पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद कि यूएसए ने हमेशा टेररिज्म के नाम पर जो क्वेश्चन उठता था तो कन्नी सी काटनी चाहिए थी इंडिया से, और वो कहता था इट इज एन इंटरनल अफेयर, यानी टेररिज्म जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जब खुद के घर पे बम फूटे ना, तब पता चला टेररिज्म क्या होता है ना। तो जब ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एक अनाउंस किया दैट इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी अब अमेरिका जो भी जहां भी टेररिज्म हो रहा है उसके खिलाफ एक ओपन वॉर शुरू करने वाला है। लेकिन अल्टीमेट अभी उसका ध्यान कहां था? अल्टीमेट उसका ध्यान था उस व्यक्ति पर। कौन व्यक्ति? ओसामा बिन लादेन, कि उसने ऐसी कार्रवाई की है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको पनिश कैसे किया जाए। तो इसी मोटिव से अमेरिका 2 ऑपरेशन शुरू करता है, ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम एंड ऑपरेशन जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। देखिए, आप जब इंटरनेशनल रिलेशन की अपनी तैयारी करेंगे, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक को प्रिपेयर करेंगे, तो मेरा सजेशन है आपको कि आप एक टेबल फ्रेम कर लें, है ना। और उस टेबल में आप इस तरह से 3 कॉलम्स बना सकते हैं। यहां आएगा आपका ऑपरेशन का नेम, ऑपरेशन का ईयर और ऑपरेशन का मेन रीजन, कि क्यों इस रीजन से शुरू किया गया और उसका रिजल्ट। तो इस तरह से जब आप पूरी टेबल फ्रेम करेंगे तो अलग अलग चैप्टर्स में नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे, तो वो सारा आपका एक जगह पर प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन का नेम, ऑपरेशन का ईयर, आप चाहें तो यहाँ लीडर भी लिख सकते हैं ना। ऑपरेशन का मैंने क्या क्या बताया आपको, उस ऑपरेशन का नेम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, किस ईयर में वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, सेकंड ये हो गया। लीडर कौन, या तीसरा आ सकता है आपका कौन सी कंट्री के द्वारा शुरू किया गया, लीडर कौन था उस कंट्री का, है ना, और इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट क्या था, है ना। उसमें पूरी कहानी आ जाएगी क्यों शुरू किया और क्या। तो इस तरह से जब आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो आपके सामने आएंगे, 20 वाले चैप्टर में भी आ रहे हैं। फिर अगला जो चैप्टर हम अलग अलग देशों की फॉरेन पॉलिसीज पढ़ेंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ेंगे, इंडिया श्रीलंका पढ़ते हैं, वहां भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे। तो उन सारे ऑपरेशंस की आपकी क्या होगी, एक जनरलाइज टेबल बन जाएगी जो एट लास्ट आपके एग्जाम टाइम में आपका हेल्प करेगी। तो देखिए, हम क्या बता रहे थे कि अमेरिका में जब टेररिस्ट अटैक हो गया तो उस टेररिस्ट अटैक के बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट किया। और मोटिव क्या था? पनिश करना जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है। और इस एक्शन को अंजाम देने के लिए टू जस्टिस, है ना, टू प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ अदर टेररिज्म नेटवर्क, यानी और ज्यादा टेररिस्ट नेटवर्क्स डेवलप ना हो वर्ल्ड में, तो इसलिए इन्होंने कौन सा दिया एक्शन, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और ओसामा बिन लादेन को पनिश करने के लिए 2 एक्शंस चलाए गए, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। क्लियर? तो ये तो अमेरिका के एक्शन और डिक्लेरेशन की बात हुई। अब ये ऑपरेशन थे कैसे और कैसे कैसे इनको कंप्लीट किया गया, देखिए। अब देखिए, अटैक हो गया, है ना। जब मैंने आपको क्या बोला था, अटैक हो गया तो अमेरिका की हेजीमनी पे क्वेश्चन मार्क लग गया, है ना। आप तो अंकल सैम थे, आप तो ग्रैंडपा थे, आपने तो वर्ल्ड सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, आपसे टकराकर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और ऐसा क्या हुआ कि आप पे ही टेररिस्ट अटैक हो गया। तो यहां भी देखिए, इस टेररिस्ट अटैक के बाद भी अमेरिका की हेजेमनी कोई बहुत कम नहीं हुई है, वो तो एक इंसिडेंट था। देखिए कैसे यूएसए हेजेमनी इनविजिबल इन द यूएस एक्शन, यानी अब अमेरिका ने जो एक्शन लिया उसमें उसकी हेजेमनी विजिबल हुई। क्वेश्चन मार्क लगा अटैक के टाइम, लेकिन हेजेमनी एक्शन के रिएक्शन में विजिबल हो रही है। द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएसए जो फोर्सेस थी उन्होंने क्या करा, वर्ल्ड में जहां भी उनको डाउट होता कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या इसका कहीं ना कोई तार हमारे यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें इन्वॉल्व है, तो उन्होंने क्या करा, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑपरेशन कराना या एक्शन करना शुरू कर दिया। द यूएसएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड, यानी वो जो यूएसए था उसको अगर कहीं भी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसका संबंध किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और स्पेशली अल कायदा से है, तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट गवर्नमेंट, यानी उस देश की गवर्नमेंट को पता भी नहीं हमारे यहाँ अरेस्टेशन हो रहा है, और अमेरिका ने अरेस्ट कर दिया और उनको
सीक्रेट प्रेजेंस बना दिया, यानी गुप्त जगह ले जाकर उनको बंद कर दिया। ग्वांटानामो बे ये एक था यूएसए का नेवल बेस है क्यूबा में, है ना, क्यूबा याद आया, निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। वहां पर जो प्रिजनर्स रखे जाते थे उनको प्रोटेक्शन नहीं किया जाता था इंटरनेशनल लॉ से, और या उस कंट्री का जो लॉ, मतलब सीधी सी बात, अमेरिका ने अपनी हेजेमनी कैसे स्टैब्लिश करी, या स्टैब्लिश तो थी, मेंटेन कैसे करी इस इंसिडेंट के बाद, कि वो विश्व की अलग अलग जगह से जिस पर भी डाउट होता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट है, उनको पकड़ पकड़ के लाता, और उस देश की सरकार को पता भी नहीं है, और वहां से पकड़ के लाया और सीक्रेट प्रिजनर में उसको डाल दिया। और यहां तक कि जहां क्यूबा में जो उसका नेवल बेस था, वहां भी इसने काफी कैदियों को रखा, जहां पर उन्हें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सिक्योरिटी, अगर हम कैदी भी किसी को बना रहे हैं, हम जेल में भी किसी को बन रहे हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ या विश्व में वहां भी उनके कुछ राइट्स को सिक्योर किया जाता है, कुछ रूल उन पे भी फॉलो होते हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी हेजेमनी को विजिबल करते हुए उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, किसी इंटरनेशनल लॉ को ऑर्डर नहीं किया। और देखिए हेडिंग भी देखिए आप क्या है, यूएसए हेजेमनी इनविजिबल इन द यूएस एक्शन, यानी उस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में जो यूएस ने एक्शन लिया, उस एक्शन में क्या विजिबल हो रही थी, यूएसए की हेजेमनी, यानी मेरी हेजेमनी, मेरी पावर, मैं चाहे जो करूं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया, 9/11/2001 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक होता है। ठीक है, 4 प्लेन हाईजैक किए गए, 2 वर्ल्ड ट्रेड टावर पर ब्लास्ट किए गए, एक पेंटागन में हुआ और एक एम्प्टी फील्ड में क्रैश किया। जब ये क्रैश हो गया, और ये माना जाता है कि 1941 के बाद ये दूसरा अटैक था अमेरिका की जमीन पर। अब जब ये टेररिस्ट अटैक हो गए, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। इन टेररिस्ट अटैक के बाद जॉर्ज बुश वॉर अगेंस्ट टेररिज्म डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टेररिस्ट को जो ये अटैक हुआ, इसको क्विकली किसको रेस्पॉन्सिबल किया गया, ओसामा बिन लादेन, जो कौन थे, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल कायदा, उसके लीडर थे। यानी अब अमेरिका हाथ धो के किसके पीछे पड़ गया है, ओसामा बिन लादेन के। अमेरिका जब ये एक्शन हो चुका है, तो अमेरिका को लगा कि मेरी हेजेमनी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, चैलेंज्ड हो रही है, और उस हेजेमनी को उन्होंने उस एक्शन के रिएक्शन में विजिबल किया, और कंट्रीज में से, अलग अलग कंट्रीज में जो सस्पेक्टेड थे उनको पकड़ पकड़ के लाया, और सीक्रेट प्रेजेंस में उसको बना दिया, वहां कैदी बना दिया गया, और उनको कैदी के रूप में जो सुविधाएं मिलती थी, जो लॉस थे इंटरनेशनल लॉ फॉर द प्रिजनर्स, उसको भी अमेरिका ने फॉलो नहीं किया। और यहां तक कि जिस देश का कैदी वो पकड़ के ला रहे हैं, जिस देश से किसी व्यक्ति को पकड़ के ला रहे हैं, कई बार तो उस देश की गवर्नमेंट को भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, है ना, ये बात तो याद। और उसके बाद आपने 2 वर्ड पढ़े कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पनिश करने के लिए, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड में जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए 2 ऑपरेशन शुरू किए गए, एक ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम और दूसरा ऑपरेशन जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। तो आइए अब इन ऑपरेशंस को हम देखते हैं कि क्या थे ये ऑपरेशंस। देखिए अमेरिका क्या करता है, 2 ऑपरेशन शुरू करता है, जैसे मैंने बताया आपको, आप स्लाइड पे भी देख रहे हो। पहला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन एंड्रूइंग फ्रीडम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में OEF भी बोला जाता है। देखिए क्या हुआ, अमेरिका को पता लग गया कि ये अटैक अल कायदा के द्वारा किया गया है, जो कि मेन जो अफगानिस्तान का ग्रुप था। ठीक है, और तो ये क्या करता है, उस वक्त अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में जो था तालिबान रेडिकल इस्लामिक थे, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, ओसामा बिन लादेन को। अमेरिका कहता है तालिबान से कि आप ओसामा बिन लादेन को मुझे दे दीजिए, है ना, उसने हमारे साथ गलत किया है, आप उसको हमारे पास सौंपिए। लेकिन जो तालिबान था वो अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है, वो उसको हैंडओवर नहीं करता है अमेरिका को। तो क्या होता है, 1 महीने के बाद ही अमेरिका एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है, किसके अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और जो ये एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई, इसी को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आया बच्चों समझ में, ओसामा बिन लादेन को अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया, रेस्पॉन्सिबल का पनिश करने के लिए 2 ऑपरेशंस की बात की गई, एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर, जो आगे देखेंगे। पहले ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम, फिर दूसरा ऑपरेशन जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। याद रखिए, वहां भी आपको याद रखना है ना, गल्फ वॉर में पहले ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड,
और दूसरा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और फिर लास्ट में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखिए, आफ्टर द अटैक द नाटो कोएलिशन ट्रूप्स डिक्लेयर वॉर ऑन अफगानिस्तान। नाटो याद आ गया आपको? नाटो क्या था? एक मिलिट्री अलायंसेस था जो कि कोल्ड वॉर के पीरियड में किसने फ्रेम किया था? यूएसए ने। ईयर कौन सा था? 1949। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी को स्टैब्लिश कर रहा था नाटो, याद आया? वही कलेक्टिव सिक्योरिटी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। नाटो याद करिए, नाटो इज एन मिलिट्री अलायंसेस दैट इज फ्रेम्ड बाय अमेरिका इन ईयर ऑफ 1949 टू प्रोवाइड द कलेक्टिव सिक्योरिटी टू द मेंबर्स कंट्री ऑफ द नाटो। और याद भी आपको, शायद याद भी आ रहा हो, जब जब हमें नाटो याद आता है तो दूसरा हमें क्या याद आता है? वार्सा पैक्ट, है ना? नाटो के रिवेंज में, नाटो के काउंटर चैलेंज में 1955 में यूएसएसआर किसको स्टैब्लिश करता है? वार्सा पैक्ट स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने? आफ्टर द अटैक, यानी इस अटैक के बाद जो नाटो कोएलिशन थी उसने क्या करा? ट्रूप्स डिक्लेयर कर देती है वॉर ऑन अफगानिस्तान। ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम वाज टाइटल यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स रेफर्स टू द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। यानी अमेरिका नहीं है, अब नाटो की कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो गई हैं, और जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो आया बच्चों समझ में? यानी 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने जो पहला ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है? एंड्रू फ्रीडम। एंड्रू फ्रीडम होने का कारण क्या था? अमेरिका ने जब तालिबान गवर्नमेंट से कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करिए, तो उन्होंने हैंडओवर करने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो अमेरिका क्या करता है? अफगानिस्तान के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक करता है। ठीक है, और इस एयर स्ट्राइक में साथ कौन देता है? इस वॉर में कौन साथ देता है? नाटो साथ देता है। दैट इज द कोएलिशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दैट सपोर्ट द यूएसए। और इस वक्त क्या निकल कर आया नया नारा? ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, यानी वॉर अब ग्लोबली हो गई है किसके अगेंस्ट? टेररिज्म के अगेंस्ट। अब हम दूसरे ऑपरेशन की बात करें। दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन जेरोनिमो एंड नेपच्यून स्फीयर। देखिए क्या होता है, ऑन May 2011, ठीक है, यूएस स्पेशल फोर्स रेड एन अलकायदा कंपाउंड इन एबटाबाद पाकिस्तान एंड किल्ड द वर्ल्ड मोस्ट वांटेड टेररिज्म ओसामा बिन लादेन। लाइन पढ़ के है ना, एकदम ऐसे गुजबम से हो गए। देखिए ईयर, देखिए बच्चों, ईयर कौन सा है? ऑन May 2011, यानी 10 साल। अमेरिका को 10 साल लग गए किसको पकड़ने में? ओसामा बिन लादेन को। और ध्यान रखिए, जब अटैक हुआ था तब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, और जब ये काम हुआ तब प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा, है ना? ओबामा वॉज अ ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो मई 2011 में क्या होता है कि, लेकिन और ये भी ध्यान रखिए बेटा, पकड़ा कहाँ गया है? पाकिस्तान में। कौन से शहर में? एबटाबाद में। और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेशन जेरोनिमो और ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। देखिए वापस से मैं आपको बताऊं, टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में अमेरिका ने 2 ऑपरेशन शुरू करे, एंड्रू फ्रीडम एंड ऑपरेशन जेरोनिमो। एंड्रू फ्रीडम क्यों हुआ? क्योंकि तालिबान जो था अफगानिस्तान में, उसने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया था। एयर स्ट्राइक करी गई अमेरिका के द्वारा। बाद में साथ किसने दिया? नाटो ने साथ दिया। और नाटो के साथ देते ही वॉर अगेंस्ट टेररिज्म किस में बदल गया? ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये ऑपरेशन हो गया आपका एंड्रू फ्रीडम। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमें क्या पढ़ना है? जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। नंबर ऑफ ऑपरेशंस पढ़ने हैं बेटा आपको। अलग अलग कंट्री का जब रिलेशन मेंटेन होता है, अलग अलग कंट्री कोई काम करती है, तो वो उस काम को पर्टिकुलर एक नाम देती है ना, कि इस नाम से इस ऑपरेशन को हम, इस जो मोटिव है हमारा ये करेंगे और इसका ये ऑपरेशन का नाम होगा। तो वो आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, तो मई 2011 में क्या किया जाता है? ऑपरेशन जेरोनिमो या नेपच्यून स्फीयर के तहत, है ना, ओसामा बिन लादेन को क्या किया गया? पकड़ा गया उसको, है ना। कहाँ पकड़ा? पाकिस्तान के एबटाबाद में। और प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के उस वक्त? उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा। ठीक है, अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन फाउंड होते हैं, किल मार दिया जाता है उनको। और पता है ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका समुद्र में जो होता है ना, बिल्कुल मतलब जितना नीचे जाया जा सकता है गहराई में, वहां जाके उसकी लाश थी, उसको डाला गया था, है ना। तो देखिए अल्टीमेटली बिन लादेन वाज फाउंड एंड किल्ड। अल्टीमेटली 2001 में एक्शन किया, 2011 में 10 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली किल्ड हो गया, है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, वही वाली बात है। काम किया उन्होंने और क्या किया गया? उनको मारा गया विद इन 9 मिनट्स। ठीक है, पता लग गया यहाँ है, तो विद इन 9 मिनट्स के अंदर गेम खत्म। और देखिए ये याद रखना आपको, सील टीम 6 वाज क्रेडिट विद कैरिंग आउट अ नियरली फ्लॉलेस मिशन।
यानी इस मिशन को जिस टीम ने अंजाम दिया उस टीम का नाम क्या है? सील टीम 6। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये सील टीम 6, थोड़ा सा बता दूं आपको। सील टीम 6 ऑफिशियली नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप, इट इज ऑल्सो नोन एज देवग्रुप, कॉमन नेम फॉर द अलाइड यूएसए मिलिट्री मिशन यूनिट कंस्टिट्यूट ऑफ माई नेवी सील्स। देखिए, सी, एयर एंड लैंड फोर्स, यानी तीनों जो सेनाएं थी, जैसे भारत में हम जल थल नभ कहते हैं, वही बात हो गई सील की। इन तीनों सेनाओं ने मिलकर क्या किया था? इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ठीक है, वापस से देखिए, सील टीम 6 क्या है? एक नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप है। ठीक है, जिसमें तीनों आर्मी, सी की, लैंड की और एयर की, तीनों मिलकर काम करती हैं। सील्स इसीलिए इनको कहा जाता है। और इस टीम ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन मेन जो ऑपरेशन जिसके लिए इसको हमेशा पहचाना जाता है वो क्या है आपका ऑपरेशन? कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को क्या करा? 2011 में मार गिराया। आया बच्चों समझ में? ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम, ऑपरेशन जेरोनिमो। ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम, दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन ये है, दोनों ओसामा बिन लादेन और अलकायदा ग्रुप के अगेंस्ट थे। दोनों का मोटिव था 9/11 अटैक का रिवेंज लेना। डिफरेंस क्या है? एंड्रू फ्रीडम अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक थी अमेरिका की विद द कोएलिशन ऑफ नाटो, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। उसके बाद आपने देखा दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन जेरोनिमो, जो स्टार्ट किया था मिस्टर बराक ओबामा ने, उनके पीरियड में स्टार्ट हुआ था। प्लानिंग तो पहले चल रही थी, स्टार्ट उनके पीरियड में हुआ, तो क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला गया और मार गिराया गया। इस ऑपरेशन को क्या कहा गया? ऑपरेशन जेरोनिमो और नेपच्यून स्फीयर। इस ऑपरेशन को करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है सील टीम 6 को। ये क्या है? एक टीम है जिसमें तीनों तरह की आर्मीज मिलकर काम करती हैं, सी, एयर, लैंड, जल, थल और नभ। और इनको बेसिकली इस टीम को किस लिए क्रेडिट किया जाता है, किस लिए याद किया जाता है? कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ठीक है, तो आया बच्चों यहां तक समझ में? तो ये हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अमेरिका का जो 9/11 अटैक हुआ था, उस अटैक का अमेरिका ने रिवेंज कैसे लिया। हाउ अमेरिका मेंटेन इस हेजेमनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आ रहा है बच्चों? मैंने पहले ही कहा था, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, है ना। कुछ ऐसा नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं पॉलिटिकल साइंस में क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, और जैसे मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, प्रेशर लेके नहीं, केवल कहानियां पढ़नी है। देखो कहानी सुनाई है मैंने तो आपको एक टेररिस्ट अटैक की, है ना। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। और देखिए, हमारा मोटिव आपको एनसीईआरटी रटाना नहीं है, हमारा मोटिव आपको एनसीईआरटी समझाना है ना। रटाना नहीं है, रट तो कोई भी लेगा, बिना समझे रट भी लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और डेफिनेटली बोर्ड और सीयूटी के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपको पता है आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, आपने टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स देखे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। और एनालिटिकल क्वेश्चंस हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें उस इंसिडेंट या उस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज ना हो। हाँ, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने मेमोराइज कर लिए तो आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस यदि आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तब तो आपको चीजों को समझना और वो कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मेरे सब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट को इतनी आसान भाषा में समझाऊं कि धीरे धीरे जो आपका वो सब्जेक्ट फियर है, शायद आप डरते हो या ना डरते हो तो बहुत अच्छी बात है, उस फियर को मैं दूर करने में यदि थोड़ी भी लगता है ना कि मैं सक्सेस हो गई, तो मैं मानूंगी कि हमारे द्वारा, हमारे एलिगेंट क्लास के द्वारा जो ये कोशिश की जा रही है वो हमारी एक हेल्प मिलेगी, एक हमें खुशी मिलेगी। और बार बार हम कहते हैं, बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है आपको, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमें मैसेज करिए। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव है हमारे 12th बोर्ड के बच्चे वहां जाएं जहां वो वास्तव में जाना चाहते हैं, है ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा 11th में जस्टिस थ्योरी। जस्टिस थ्योरी क्या कहती है? उसको वो मिले जो वो डिजर्व करता है ना।
आपको अच्छा इंस्टीट्यूट डिजर्व करते हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी डिजर्व करते हैं, आप पढ़ना डिजर्व करते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ। तो हमारी प्रेयर है, हमारी विश है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये सपना उनका पूरा हो। तो यहां तक देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा? यूएसए हेजेमनी को पढ़ा। यूएसए हेजेमनी क्या है? यूएसए की हेजेमनी है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। कहाँ इन्फ्लुएंस करती है? हर एरिया पे इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कल्चरल हो, है ना, कहीं भी हो। तो अमेरिका अपनी हेजेमनी, अपनी सुपर पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। अमेरिका की सुपर, मैंने आपको बताया था, आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है हेजेमनी 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड तो अमेरिका चलो भाई चलो चलो हमारी हेजेमनी स्टैब्लिश करते हैं, ऐसा नहीं। उसकी हेजेमनी तो बहुत पहले से धीरे धीरे करके स्टैब्लिश हो रही थी। क्यों स्टैब्लिश हो रही थी? इसका एक रीजन ये भी है कि अमेरिका ऑप्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसने लोकतंत्र को अपनाया था, है ना। और आपने पढ़ा भी होगा लोकतंत्र क्या है, एक सबसे, डेमोक्रेसी क्या है, एक बेस्ट गवर्निंग सिस्टम है ना। पंडित नेहरू कहते भी थे अमेरिका और इंडिया के बारे में कि अमेरिका की डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है। मतलब वर्ल्ड में बिगेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है? इंडिया की है। डेमोक्रेसी दोनों सेम चीज है ना। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आप पढ़ के आए 11th में। डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट बिलीव इन इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट्स एंड द राइट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री एंड पीपल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गवर्निंग सिस्टम, तो इट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। अगली क्लास में, मतलब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, इसका जो लास्ट टॉपिक है, जो यूनिट है, अब हमारे सिलेबस में आप चेक करिए आराम से, और दैट इज इंडियाज रिलेशन विथ यूएसए। यानी इंडिया ने यूएसए के साथ किस तरह के रिलेशंस मेंटेन किए थे या किए हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। अलग से भी आपका आएगा एक चैप्टर इंडियाज रिलेशन विथ हिज नेबरिंग कंट्री, वहां भी हम यूएसए को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है तो मैंने स्किप करना नहीं सोचा, वहां तो हम डीप में पढ़ेंगे, जो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जितना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रिक्वायर है उतना मैंने इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करी। देखिए, जब हम अमेरिका और भारत के रिलेशंस को देखते हैं तो हम इन रिलेशंस को दो पीरियड्स में बांटते हैं। एक उस पीरियड में जब कोल्ड वॉर चल रहा था और भारत के पास दो ऑप्शन थे, इधर यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन आप कहेंगे यस मैम थे, लेकिन हमें याद है भारत ने नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑप्ट की थी, बिल्कुल नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑप्ट करी थी। तो एक हमें पीरियड रिलेशन देखना है अमेरिका और यूएसए का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और दूसरा हम रिलेशन देखेंगे आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कि एंड ऑफ द जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अमेरिका और यूएसए, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, या वही चलता रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। जैसे मैंने आपको बताया हमें दो टॉपिक्स में देखना है। पहला, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड 1945 टू 1991, इस पीरियड में अमेरिका और भारत के रिलेशंस कैसे थे। तो देखिए, इंडिया वर्सेस यूएसए, है ना, इंडिया किसके अगेंस्ट में खड़ा है? यूएसए। वर्सेस लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर वाज विद द सोवियत यूनियन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे समझिए थोड़ा, ठीक है, बड़े मजे आएंगे आपको ये कहानी सुनने में। कोल्ड वॉर के पीरियड में आपको पता है एक तरफ कौन खड़ा था? यूएसए, और दूसरी तरफ कौन खड़ा था? यूएसएसआर। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो किससे रिलेशन मेंटेन अच्छा करे, यूएसए के साथ या यूएसएसआर के साथ? उस वक्त इंडिया ने अपनी पॉलिसी को किस तरफ टिल्ट किया था? अपनी पॉलिसी को यूएसएसआर की तरफ टिल्ट किया। यानी उस वक्त हमारे रिलेशन किसके साथ ज्यादा बेटर थे? यूएसएसआर के साथ ज्यादा बेटर थे। अब क्वेश्चन निकल कर आता है क्यों हम यूएसएसआर के पास गए, जबकि अभी तो मैम आपने कहा था कि अमेरिका में भी डेमोक्रेसी, भारत में भी डेमोक्रेसी, यूएसएसआर तो सोशलिज्म को फॉलो करता है, तो फिर हम उस आइडियोलॉजी की तरफ क्यों मुड़ गए? देखिए, हमने आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप नहीं करी है, आइडियोलॉजी तो हमारी इंडिपेंडेंट है। इंडिया वांट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सब मिक्सचर ऑफ यूएसए, सब मिक्सचर ऑफ यूएसएसआर। आइडियोलॉजिकल हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, आइडियोलॉजिकल हम कोई बेस्ड नहीं हुए। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उस पीरियड में भारत के संबंध अमेरिका के साथ ज्यादा सोवियत संघ से अच्छे थे। क्या रीजन था? देखिए, रीजन देखिए, पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही था कि इन द ईयर ऑफ 1971 इंडिया फ्रेम 20 इयर्स ट्रीटी विद द यूएसएसआर। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त भारत की, उन्होंने यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि की थी, यानी 20 साल तक हम इस ट्रीटी को फॉलो करेंगे। लेकिन रीजन ये नहीं था, रीजन कुछ और था। रीजन क्या था
कि उस वक्त देखिए आपको पता है 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो मैं समय समय पर ये लाइन बोलती हूँ कि हमें जितनी आजादी की खुशी थी उतनी ही विभाजन की दुख भी था। तो आपको पता है कि इंडिया का जब विभाजन हुआ तो एक कंट्री और विश्व के नक्शे पर निकल कर आई, दैट इज पाकिस्तान। तो उस वक्त पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान किसके करीब जाता है, यूएसए के करीब जाता है। पाकिस्तान ट्राई टू मेंटेन बेटर रिलेशन विद द यूएसए, ठीक है। और पाकिस्तान क्या करता है, सीटो की मेंबरशिप लेता है। याद आया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द साउथ ईस्ट एक्सपेंशन ऑफ नाटो। नाटो का एरिया था नॉर्थ अटलांटिक, और उसी नाटो को ध्यान में रखते हुए अमेरिका एक और मिलिट्री अलायंस बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, सीटो कहा जाता है, ठीक है। वो किस एरिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो पाकिस्तान क्या करता है, किसकी मेंबरशिप ले लेता है, सीटो की मेंबरशिप ले लेता है। अब बताइए, अगर हमारा दुश्मन किसी का मित्र बन जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दुश्मन, है ना। कभी आपने पॉलिटिकल साइंस में सुना हो तो विचारक होके गए कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य कहते हैं, जिनको आप विष्णुगुप्त कहते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत अच्छी बात कही थी जो आज भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है ना। और मित्र का दुश्मन क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। मित्र का मित्र मित्र, और शत्रु का शत्रु मित्र, है ना। कोशिश करना चीजों को समझने की। क्या कहा कौटिल्य ने, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या होगा, फ्रेंड आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिए, आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली आपकी उससे भी फ्रेंडशिप हो जाती। मित्र का शत्रु क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा आपका। शत्रु का मित्र आपका क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, है ना। ये कौटिल्य ने बहुत पहले कंसेप्ट दिए थे, लगभग 300-350 ईसा पूर्व। वो आज भी कहीं ना कहीं अप्लाइड होते हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है, जब सीटो की मेंबरशिप लेता है या आप कहिए यूएसए अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी सुरक्षा की चिंता तो सताएगी कि भाई पाकिस्तान यूएसए के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया किससे रिलेशन बनाएगा, यूएसएसआर से। और देखिए, इंडो पाक वॉर जो हुई 1965 में, 1971 में और 1948 में भी, बिल्कुल ठीक है, जो टेरिटरी को लेकर हुई थी, उसमें यूएसए किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। 1971 में तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अमेरिका अपना जहाज भी भेजता है पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यूएसए वाज नॉट हैप्पी विथ न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया। 1974 में इन द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी और 1998 इन द पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, इंडिया अब तक ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए। जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो उससे भी यूएसए नाराज होता है। नाराज क्यों होता है कि भाई मेरे पास है, इनके पास है, आप जबरदस्ती न्यूक्लियर वेपन्स बना के हमारी पावर्स को चैलेंज करने आ रहे हैं, हम हैप्पी नहीं है इससे। तो इन सब रीजंस के कारण क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया हैव नॉट टू मच गुड रिलेशंस विद द यूएसए। अब हमें किसकी कहानी सुननी है, अब हमें कहानी सुननी है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यानी हमारा जो मित्र था यूएसएसआर, वो तो क्या हुआ, 15 स्टेट में डिसइंटीग्रेट हो गया। यानी और जब देखिए, जब डिसइंटीग्रेट होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पावर्स कम भी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने हमारे मित्र को छोड़ दिया, अच्छा आप जब पावरफुल थे तब हम आपके मित्र थे, अब आपके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो हम आपके मित्र नहीं। आप याद करिए, मैंने एक क्लास में आपको बोला भी है, जब हमने इंडिया एंड रशिया रिलेशंस पढ़े थे, है ना, सेकेंड यूनिट में द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तब मैंने बताया भी था रशिया इज आवर फॉरएवर फ्रेंड, है ना। लेकिन क्या हुआ, हमें हमारी थोड़ी पॉलिसी टिल्ट करनी पड़ी। यानी पहले हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस यूएसएसआर के साथ, हम यूएसए की तरफ देखते भी नहीं था, मैं नहीं बनाने रिलेशन। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, और देखिए 1991 वो पीरियड भी है जहां भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गए। अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो ऑब्वियसली हमें इकोनॉमिक हेल्प लेनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए बचा कौन था, केवल अंकल सैम, अमेरिका। तो इसलिए हमें उसकी तरफ जाना पड़ा। और 1991 की बात देखिए, मैंने लिख रखा है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। ये टाइम आ गया जब इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस थे उनको वापस से सुधार करने की कोशिश की गई, है ना। और क्या किया गया, हमने एक पॉलिसी ऑप्ट की, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इंडिया हेल्प मांगने कहाँ जाएगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के पास, है ना। अब ये जो 2 इंस्टीट्यूशन बने थे फाइनेंशियल हेल्प के लिए कंट्रीज पर, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की मोनोपोली चलती थी।
अब जब भारत हेल्प लेने गया और कहा जाता है कि भारत के पास 7 दिन का बस पैसा था, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था कि हम हमारी इकोनॉमी को किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो अमेरिका कहता है ठीक है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप बताइए आप वापस कैसे चुकाएंगे, आप कौन सी पॉलिसी ऑप्ट करेंगे कि आप में वापस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उन दोनों ने सोचा और बहुत अच्छे तरह के इस सिचुएशन को टैकल किया और 3 पॉलिसीज लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। यानी कुछ ही टाइम में हमने क्या करा, ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ रेट थी उसको इनलार्ज किया, उसको इंक्रीज करा। आपको पता भी अब तो भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 1999 में कारगिल वॉर होता है ना, द्रास सेक्टर को लेकर। उस कारगिल वॉर में अमेरिका फर्स्ट टाइम सपोर्ट्स द इंडिया। अब तक जितने भी वॉर हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच, अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को। लेकिन कारगिल वॉर में अमेरिका किसको सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है। और देखिए सबसे बड़ा रीजन ये, मैंने कहा था ना, जब तक अमेरिका पे खुद पर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ तो वो क्या कहता था, टेररिज्म इज अ फैमिली और आप कह सकते हैं इंटरनल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब खुद के घर में बम फुटे, जब खुद के अंदर प्लेन क्रैशेस हुए, है ना, खुद के यहाँ की पीपल्स की डेथ हुई, तब पता चला हाउ डेंजरस इज टेररिज्म। और अमेरिका ने क्या शुरू किया, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और डेफिनेटली आज भी अमेरिका उसी पर लगा है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इज कंटिन्यूड। और देखिए क्या हुआ, 123 एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया इन 2008। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है। ये किस लिए हुआ था, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अमेरिका अब तक नाराज था कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन भारत इंश्योर करता है और अमेरिका को भी समझ में आता है कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो केवल पीसफुल मींस के लिए यूज आएंगे, अननेसेसरी हम किसी को टेरर या किसी के प्रति वॉर नहीं करने पाते। तो इतना समझने के बाद 2008 में अप्लाइड हुआ था ये एग्रीमेंट, 123 एग्रीमेंट किया गया जो कि न्यूक्लियर, पीसफुल न्यूक्लियर उसके लिए था। और देखिए एक ग्रुप बना, दैट इज क्वाड। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। क्वाड मतलब आपने पढ़ा होगा मैथ में, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम कहते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं, वहीं से निकल कर आया। इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी जिस यूएसए से हम कटे कटे दूर दूर रहते थे, अब देखिए दोनों एक ही ग्रुप में एक साथ काम कर रहे हैं फॉर देयर ऑल डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट फॉर बोथ एंड कंट्रीज। और देखिए 2+2 डायलॉग्स और स्टार्ट हो गए। 2+2 डायलॉग्स मतलब जरूरी नहीं है हर जगह मीटिंग हो तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही जाए, तो उस कंट्री के डिफेंस जो मिनिस्टर्स हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में जाके जब एग्रीमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो उस तरह की चीजों को क्या कहा जाता है, 2+2 एग्रीमेंट के नाम से जाना था। 2 मतलब 2 फ्रॉम इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, एंड 2 फ्रॉम यूएसए, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, क्या अमेरिका की इस हेजेमनी को आज कोई चैलेंज कर रहा है क्या? बिल्कुल, आज कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स निकल कर आई हैं जो अमेरिका की इस हेजेमनी को, अमेरिका की पावर को चैलेंज कर रही हैं, जिनमें आता है आपका एक ग्रुप, दैट इज आसियान। आसियान इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पढ़ेंगे, हमारी 4th यूनिट इसी से रिलेटेड है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज यूरोपियन यूनियन। इट इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप। एंड थर्ड ऑब्वियसली चाइना। और चाइना किस तरह चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमिकली अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन यूनिट 4, ठीक है। तो बच्चों यहां तक देखिए हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है मेरे द्वारा। आपका जो सीयूटी का सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट, 2nd यूनिट और 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन करा है वो प्लीज पिछली वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, आपको साथ में पढ़ते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पिछली वीडियोस पहले देख लेंगे तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे 4th यूनिट, जिसका रिलेशन किससे है, जिसका रिलेशन अमेरिकन हेजेमनी से है, लेकिन अलग टॉपिक है। अब तक हमने अमेरिकन हेजेमनी के इंसिडेंट पढ़े जो ये इंडिकेट करते हैं कि यस अमेरिका इज सुपर पावर, अमेरिका इज अंकल सैम। लेकिन अब हम अगली यूनिट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे अगली यूनिट है 4th यूनिट है, दैट इज ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। यानी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स मतलब वो पावर्स जो अमेरिका की पावर को आज चैलेंज कर रही हैं, जो उसकी हेजेमनी पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि क्या अमेरिका की चल रही है, कोई और भी ग्रुप अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है, या
एक वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आया बच्चों यहां तक समझ में? ये हम किस में पढ़ेंगे, आपके 4th यूनिट में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक हैं आपके 4th यूनिट में, एक है आसियान, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है आपका चाइनीज इकोनॉमी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए मेरे साथ। मैं अनुराधा मित्तल तैयारी करा रही हूं आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट फॉर योर प्री बोर्ड, बोर्ड एंड CUT एग्जाम। कमेंट करिए हमारा एफर्ट आपको कैसे लग रहा है और बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हैव अ गुड डे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स। बने रहिए और पढ़ते रहिए पॉलिटिकल साइंस आसान भाषा में और छोटी छोटी कहानियों में। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।